नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसी के बारे में। ये अवार्ड उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो। इसी मकसद से ही इसको लाया गया था, लेकिन अब इसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया जा चुका है। अब इस अवार्ड को इसका असली मकसद जो था उससे हटाकर एक पावर गेम का हिस्सा बना दिया गया है और इसका मिसयूज किया जा रहा है। इस वीडियो में हम कुछ इंसिडेंट्स देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें हमें पता चलेगा कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें एक्चुअली मिलना चाहिए, उनको इग्नोर किया गया है और कुछ लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए पहले भारत रत्न का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि इसका इतिहास क्या है और इसको क्यों लाया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 2 जनवरी 1954 को। इसका असली मकसद था कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपनी फील्ड में यानी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया हो, जिसका इम्पैक्ट समाज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो या फिर देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया हो। स्टार्टिंग में भारत रत्न को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी तक ही लिमिटेड रखा गया था, और वो हैं आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज। मतलब भारत रत्न सिर्फ इन्हीं फील्ड में ही दिया जाएगा। लेकिन 2011 में इस अवार्ड के जो रेगुलेशंस थे उन्हें चेंज किया गया। 2011 से भारत रत्न को किसी भी फील्ड के व्यक्ति को दिया जा सकता है, बस उनका काम समाज और देश के भलाई के लिए हो। भारत रत्न की जो मेडल है उसके डिजाइन पीपल के पत्ते के शेप का है। इसके सामने वाले साइड पर सूर्य की इमेज बनी है, यानी सन की इमेज, और उसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और दूसरी तरफ अशोक चक्र की सिंबल है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत रत्न देने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। प्राइम मिनिस्टर अलग अलग सोर्सेज से रिकमेंडेशंस कलेक्ट करते हैं, मतलब उनके पास कुछ सजेशन आता है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एमपीज और कभी कभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी आता है। उनमें से कुछ नाम पीएम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उन्हें रिकमेंडेशन के रूप में प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। जब प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशंस मिलते हैं तो उसे अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है और साथ में ये गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। ये जो गजेट ऑफ इंडिया है ये एक ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट है। इसे सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये सिर्फ सरकारी प्रेस से प्रिंट होता है, बाहर कहीं से नहीं। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट के हर ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लीगल स्टेटस देता है। इसीलिए जब तक भारत रत्न के रिसिपिएंट के नाम गजेट में ऑफिशियली रजिस्टर नहीं होता, उस अवार्ड को लीगली वैलिड नहीं माना जाता। एक बार रिसिपिएंट का नाम अनाउंस हो जाए तो उस व्यक्ति को हमारे देश के प्रेसिडेंट एक सनद यानी सर्टिफिकेट देते हैं और साथ में भारत रत्न का मेडल देते हैं। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, भारत रत्न का रिवोकेशन और रिस्टोरेशन का प्रोसेस भी है। मतलब किसी से भारत रत्न वापस लिया जा सकता है और फिर से वापस दिया भी जा सकता है। वो सभी गजेट में मेंशन होता है ताकि उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है कि कैसे पॉलिटिशियंस भारत रत्न को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया है। जैसे हमने पहले जाना इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में, कि भारत रत्न का डिसीजन और रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। मतलब पीएम ये डिसाइड करते हैं कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा और किसको नहीं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है जो सोचने वाली है। वो क्या कि प्राइम मिनिस्टर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आते हैं ना, तो ये तो नेचुरल बात है कि पार्टी के अंदर ये जरूर डिस्कशन होता होगा कि किस व्यक्ति के नाम भेजेंगे तो पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और किस टाइम पर भेजेंगे ताकि टाइमिंग भी पार्टी के लिए काम करे। मतलब व्यक्ति और टाइमिंग दोनों जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन का टाइम करीब है, अगर उसी वक्त किसी को भारत रत्न दिया जाए तो ये कितना असरदार होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसमें हम हमारे टॉपिक को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 1, जो सपोर्टर्स हैं यानी वोट बैंक, उन्हें खुश कराओ। अपने पार्टी से किसी व्यक्ति को भारत रत्न दे दो। इससे क्या होगा, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो वोट बैंक है, वो खुश हो जाएंगे, उनका सपोर्ट और भी मजबूत हो जाएगा। वो बिखरेंगे नहीं, एक साथ होकर रहेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। इसको एक रिसेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। 2024 में बीजेपी ने अपने सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया। 3 फरवरी 2024 को इसका अनाउंसमेंट हुआ और 31 मार्च को भारत रत्न दिया गया। तो टाइमिंग देखो, 19 अप्रैल से जनरल इलेक्शन शुरू। तो आप सोचो आडवाणी जी को भारत रत्न देने का मतलब क्या था। ठीक इलेक्शन के पहले समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, उन्होंने ओपनली कहा है कि बीजेपी अपने वोट्स को स्कैटर होने से बचाने के लिए आडवाणी जी को भारत रत्न दे रही है, ताकि सपोर्टर्स एक साथ रहे और पार्टी को वोट बैंक का फायदा हो।
हमारे सेकेंड पॉइंट, अपोजिशन के सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचो। इसमें क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी कभी भारत रत्न ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। इसमें ये फायदा होता है कि जो अपोजिशन के वोट बेस है उसे अपने पास लाया जा सकता है। अगर रिसेंट एग्जाम्पल देखें 2024 का, तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया था, जो कांग्रेस के लीडर थे और भारत के पीएम भी रह चुके हैं। 9 फरवरी को इसका अनाउंसमेंट हुआ और 30 मार्च को उन्हें भारत रत्न दिया गया। ये टाइमिंग कब का है? इलेक्शन के 1 महीने पहले का टाइमिंग है ये। मोदी जी ने इस बारे में जो स्पीच दिए थे तेलंगाना में, अगर आप उस पर नज़र डालोगे तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैमिली पॉलिटिक्स ने कभी उनको वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें चाहिए था। ये बात तो झूठ नहीं है, सच है, लेकिन जिस समय से बोला जा रहा है उन्हें भारत रत्न देके क्या लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगी? जो कांग्रेस के वोट बेस है और नरसिम्हा राव को पसंद करते हैं, क्या उनके मन में ये नहीं आएगा कि बीजेपी कितना अच्छा काम किया है और उन्हें वोट देना चाहिए? दोस्तों, अगर आप देखोगे ये सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे। 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा के कामराज, जो तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके थे, उन्हें पोस्टुमसली भारत रत्न दिया गया। पोस्टुमस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मरने के बाद सम्मान देना। तो उन्हें जो अवार्ड दिया गया वो भी 1977 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के पहले का था। और फिर एक और भी सेम इंसिडेंट है 1988 में। तब राजीव गांधी तमिल सुपरस्टार और फॉर्मर सीएम एमजीआर को भारत रत्न दिए थे। ये भी 1989 तमिलनाडु इलेक्शन के पहले का टाइमिंग है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, न्यूट्रल वोट बेस को अट्रैक्ट करो। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ा हो, ना रूलिंग पार्टी से ना अपोजिशन से। जैसे कि क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया गया था, लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट किए थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चुने गए थे। 4 फरवरी 2014 को उन्हें भारत रत्न दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक 2 महीने बाद भारत में जनरल इलेक्शन शुरू हुआ। इससे हमें क्या समझ में आता है? नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिटायर हुए, तो उनका जो करोड़ों फैंस हैं, उनका इमोशन पीक पर था कि उन्हें क्रिकेट फील्ड में और नहीं देखा जाएगा। और उस वक्त उन्हें भारत रत्न देना, इससे क्या साबित होता है? उसी समय ध्यानचंद के नाम भी सजेस्ट किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। सचिन तेंदुलकर के नाम सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उसी समय वही ट्रेंड कर रहे थे और जो ट्रेंडिंग पर है उसे ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया, इसमें से एक क्लियरली पता चलता है कि भारत रत्न को सिर्फ एक टूल के रूप में यूज किया गया है पॉलिटिकल फायदे के लिए। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि भारत रत्न को एक पॉलिटिकल टूल बनाया गया है। इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम समझेंगे कि भारत रत्न का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफा ही होता है और इसकी मिस यूज भी किया जाता है। इस अवार्ड को देने का जो असली मकसद है, इसे पूरा नहीं किया जाता है। तो इन्हें समझते हैं। पहला पॉइंट है पॉलिटिशियंस का डोमिनेंस, मतलब पॉलिटिशियंस हर तरफ छाए हुए हैं। अगर आप भारत रत्न का पूरा लिस्ट देखोगे तो कितने लोगों को मिला है? 2024 तक 53 लोगों को मिला है, यानी 53 लोगों को। फील्ड वाइज देखोगे तो ये है आपके सामने फील्ड वाइज लिस्ट। इसमें पब्लिक अफेयर्स में सबसे ज़्यादा लोग हैं। कितने? 31 लोग। मतलब ये 31 पर्सनालिटीज़ पॉलिटिक्स से आते हैं, पॉलिटिशियन है ये। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिशियन ही एक्सेप्शनल काम करते हैं और कोई नहीं करता। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में देखा जाए तो अब तक सिर्फ एक ही भारत रत्न दिया गया है और वो हैं JRD टाटा। लेकिन क्या इस फील्ड में और लोग नहीं हैं जिन्हें ये अवार्ड देना चाहिए? पॉलिटिशियंस को इतने सारे भारत रत्न दिया गया है, लेकिन इन बिजनेस पर्सनालिटीज़ को नहीं, जबकि इन्होंने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, देश के डेवलपमेंट में योगदान दिया है। क्या ये डिजर्व नहीं करते हैं भारत रत्न? आर्मी का एग्जाम्पल भी ले लो। हमारी आर्मी जो 1947 से अब तक 5 जंग लड़ चुकी है और देश की सुरक्षा भी करती है, उनमें से एक भी इंसान को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आर्मी की तरफ से रिकमेंडेशंस भी आए हैं और सवाल भी उठाए गए हैं, फिर भी अब तक किसी एक फौजी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। दोस्तों, भारत रत्न के इतिहास में 2 बार सेल्फ अवार्ड का एलिगेशन भी लग चुका है, एक जवाहरलाल नेहरू पर और एक इंदिरा गांधी पर। तो चलिए पहले नेहरू जी के केस समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, वो बिना किसी रिकमेंडेशन के ये डिसीजन लिए थे कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया था? इसके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि जिस टाइम वार का सिचुएशन दुनिया में चल रहा है, उसी टाइम नेहरू जी शांति स्थापन करने में लगे हुए हैं। वो उसी वक्त यूरोप का दौरा भी किए थे इसी वजह से, और इसी वजह से सभी देश भारत को रेस्पेक्ट के नज़र में देख रहे हैं। इसके लिए नेहरू जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाएगा
उतना ही कम होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि नेहरू जी को भारत रत्न देना सही होगा। वो फिर बताते हैं कि ऐसा करना असंवैधानिक होगा क्योंकि उन्हें प्रोसीजर के हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन वो अपनी तरफ से ये डिसीजन ले रहे हैं और उन्हें ये विश्वास है कि सभी लोग उन्हें इसके लिए सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, इसी के वजह से नेहरू जी को भारत रत्न मिला और नेहरू जी ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिए बिना किसी झिझक के। आप देखोगे कुछ लोग ये सफाई देते हैं कि 54 या 55 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन ही नहीं है कि भारत रत्न का रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करेंगे। जब राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक था और इसका कोई प्रोसीजर था, इसका मतलब कोई प्रोसीजर था नोटिफिकेशन में, भले ही ये मेंशन नहीं किया गया था लेकिन कुछ प्रोसीजर था जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए था, जो प्रेसिडेंट ने नहीं किया। दोस्तों, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि नेहरू जी भारत रत्न के हकदार थे क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे और देश का पहला प्राइम मिनिस्टर भी थे। चाहे जैसे भी बने, पहला प्राइम मिनिस्टर बनना आसान नहीं होता। वो फिर तब जब ब्रिटिश देश छोड़ के जा रहे थे, देश में कुछ नहीं था, नेशन बिल्डिंग करना था, सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना था। भले ही उनके हाथ कई गलतियां हुई हैं लेकिन बहुत सारे सही काम भी हुए हैं, तो वो भारत रत्न के हकदार हैं। लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो किया गया शायद वो सही नहीं था, जिसके वजह से लोग आज इसे कंट्रोवर्सी के नज़र में देख रहे हैं। दूसरा एलिगेशन है इंदिरा गांधी पर। इंदिरा जी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था और उस समय वो पीएम थी, इसीलिए ये क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने खुद को रिकमेंड किए थे भारत रत्न के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं। अगर आप देखोगे तो इंदिरा जी कब प्राइम मिनिस्टर बनी? 1966 में। 1966 से 71 तक उनका कोई भी मेजर अचीवमेंट नहीं था जिसके वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जाता। लेकिन 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार होता है जो बांग्लादेश के लिए लड़ा गया था और इसी वार को इंदिरा जी का अचीवमेंट बनाया गया। अगर आप टाइमिंग देखोगे तो वार कब खत्म हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर देने का नोटिफिकेशन कब आया? 18 दिसंबर 1971 को। सिर्फ 2 दिन में ही ये डिसाइड किया गया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। उन्हें इसी वजह से दिया गया डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा। उस टाइम वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे। जैसे नेहरू जी को मिला था वैसे ही इंदिरा जी को मिला बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए। इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता है कि जिस तरह इंदिरा जी ने वार को लीड किया उन्हें भारत रत्न देना सही होगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर वार लीडरशिप की वजह से उन्हें अवार्ड दिया जाता है तो क्या उनसे ज़्यादा हकदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साम माणिकशॉ नहीं थे? भले ही वार का डिसीजन इंदिरा जी का था लेकिन वार जीतने का स्ट्रैटेजी साम माणिकशॉ बनाए थे। उनका सुपर मिलिट्री स्ट्रैटेजी की वजह से भारत ये वार सिर्फ 14 दिन में जीत लिया था और साथ में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को कैप्चर भी किया था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ज़्यादा हकदार कौन है, इंदिरा जी या साम माणिकशॉ? लेकिन दिया गया किसको? इंदिरा जी को। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिशियन थी। वीवी गिरी भी एक पॉलिटिशियन है। एक पॉलिटिशियन का काम सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही समझ सकता है और किसी का काम नज़र थोड़ी आएगा। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात है, नेहरू जी और इंदिरा जी को जो फेवर मिला था भारत रत्न के रूप में प्रेसिडेंट की तरफ से, दोनों ने ये फेवर भारत रत्न के रूप में ही लौटा है। नेहरू जी 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिलाए और इंदिरा जी 1975 में वीवी गिरी को। तो यहाँ भी एक म्यूचुअल अवार्ड का पैटर्न नजर आता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, जो है पोस्थुमस भारत रत्न अवार्ड के बारे में। पोस्थुमस अवार्ड का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अवार्ड देना जिसका डेथ हो चुका है लेकिन उन्होंने जो काम किया था समाज के लिए, उसके लिए उन्हें मरने के बाद भी सम्मान देना। 1954 में जब भारत रत्न अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था तब पोस्थुमस अवार्ड देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ होता है ताशकंद में। उन्हें सम्मान देने के लिए पोस्थुमस अवार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो शास्त्री जी पहले व्यक्ति बने पोस्थुमस भारत रत्न पाने का। तब से अब तक यानी 2024 तक 18 लोगों को पोस्थुमस अवार्ड दिया जा चुका है। अब कंट्रोवर्सी ये है कि पोस्थुमसली जिन्हें पहले भारत रत्न देना चाहिए था उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें देने में बहुत लेट किया गया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्हें 1990 में दिया गया। सरदार पटेल जिन्होंने भारत को पॉलिटिकली यूनाइट किया, उन्हें 1991 में भारत रत्न दिया गया। ये पर्सनालिटीज़ शायद सबसे पहले हकदार थे, लेकिन किन्हें मिला? मतलब शास्त्री जी को छोड़ के, जो उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक फायदा पहुंचा सके। जैसे तमिलनाडु के कामराज और एमजी रामचंद्रन, जिन्हें पॉलिटिकल मोटिव के साथ अवार्ड दिया गया क्योंकि तमिलनाडु में उस वक्त इलेक्शन का माहौल था। अगर इन्हें अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे मिलेगा? दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी हुआ था 2014 में जब सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया था। उनसे पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसी को भारत रत्न नहीं मिला था क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी स्कीम के इन कैटेगरीज में था ही नहीं।
सिर्फ यही 4 थे, लेकिन 2011 में रेगुलेशन में अमेंड करके हर फील्ड के लिए इसे एक्सपांड कर दिया गया। सचिन तेंदुलकर पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, भारत रत्न के लिए सचिन तेंदुलकर के नाम प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट ही नहीं किया गया था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सिर्फ एक ही नाम सजेस्ट किया था, वो था ध्यानचंद के नाम। सचिन तेंदुलकर के नाम ही नहीं था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के बावजूद ध्यानचंद के नाम हटाया गया और सचिन तेंदुलकर के नाम रिप्लेस किया गया। एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि सचिन जी का नाम जल्दबाजी में लिया गया है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशन हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि भारत रत्न को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, वही रीजन है ये। शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका एक इंटरव्यू है एनडीटीवी पर, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ध्यानचंद पास्ट है, उन्हें कभी भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन सचिन जी को भारत रत्न देने का सही मोमेंट यही है। इससे साफ पता चलता है ध्यानचंद के नाम क्यों हटाया गया और सचिन जी के नाम क्यों जोड़ा गया। दोस्तों, एक बात और है सोचने वाली, अगर आप भारत रत्न के पूरा लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक साथ यानी एक साल में एक से ज़्यादा पॉलिटिशियंस को भारत रत्न मिला है। ये है आपके सामने वो नाम। 2024 में तो 4 पॉलिटिशियंस को एक साथ मिला है। जब उन्हें एक साथ दिया जा सकता है तो दूसरे फील्ड में क्यों नहीं दिया जाएगा एक साथ। सचिन तेंदुलकर और ध्यानचंद दोनों को दे देते एक साथ, दोनों ही डिजर्व करते हैं। ध्यानचंद, जिन्हें मैजिशियन कहा जाता है हॉकी का, उन्होंने 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए ओलंपिक्स में, 1928, 1932 और 1936 में, और वो तब जब भारत ब्रिटिश के कब्जे में था। आसान नहीं होता लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतना। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने अपने 24 साल के क्रिकेट कैरियर में कभी भी ऐसा काम नहीं किए जो गलत एग्जाम्पल सेट करें। उन्होंने ऐसे समय में खुद को सच्चा और ईमानदार रखा जिस समय मैच फिक्सिंग का इंसिडेंट आ रहा था। बड़े बड़े क्रिकेटर फंस रहे थे उसमें, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया। आज वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल है। वो डिजर्व करते हैं भारत रत्न, लेकिन ऐसे समय में उन्हें दिया गया जो उन्हें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में जोड़ दिया। अगर ये अवार्ड उन्हें ऐसे समय पर दिया जाता जहां लोगों को लगता कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये अलग बात होती। जो लोग कहते थे कि आज नहीं तो कल ध्यानचंद को भारत रत्न मिल जाएगा, 2014 से 2024 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक नहीं मिला है उनको, और कब मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर डिजर्व नहीं करते हैं भारत रत्न क्योंकि वो क्रिकेट से करोड़ों कमाए हैं। अगर ऐसा है तो भारत रत्न के लिस्ट में ऐसे और भी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए थे, फिर भी उन्हें मिला। दोस्तों, भारत रत्न अवार्ड के साथ कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता। ये एक सम्मानजनक अवार्ड है, यानी ऑनररी अवार्ड, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। भारत रत्न को अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते। मतलब सचिन तेंदुलकर ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न। जैसे डॉक्टरल उपाधि जो होता है उसमें डॉक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन भारत रत्न में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो ये जरूर लिख सकते हैं कि अवार्डेड बाय भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट या फिर रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। मॉनिटरी बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ये सभी फैसिलिटीज जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर कोई करोड़ों कमाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत रत्न के लिए डिजर्विंग नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे नंबर 5 और आखिरी पॉइंट पर कि कैसे कुछ राइट कैंडिडेट्स को इग्नोर किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि ध्यानचंद के नाम इग्नोर किया गया है, वैसे ही बहुत सारे पर्सनैलिटीज का नाम है जिन्हें भारत रत्न के लिए इग्नोर किया गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि होमी भाभा और विक्रम साराभाई। होमी भाभा, जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किए, उसके लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। क्या वो भारत रत्न डिजर्व नहीं करते हैं? विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, जो इसरो के फाउंडर हैं, उन्होंने इंडिया के स्पेस मिशन को आगे बढ़ाया है। आज भारत अपने स्पेस अचीवमेंट्स के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और इसके पीछे साराभाई जी का ही विजन था। फिर एक नाम आता है फील्ड मार्शल कारियापा, जो भारत के पहले आर्मी चीफ थे, और शाम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 इंडो पाक वार में अपने स्ट्रैटेजी से भारत को जीत दिलाए थे। इनका कंट्रीब्यूशन तो हिस्टोरिकल है, लेकिन अभी तक उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। और एक ऐसे नाम है जो भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे हैं, रतन टाटा, जिन्होंने अपने इनोवेटिव बिजनेस विजन से भारत को नए ऊंचाई पर पहुंचाए। और किशोर कुमार, जिनकी आवाज़ और म्यूजिक ने हर जेनरेशन को इंस्पायर किया। क्या इन्हें भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी भारत रत्न के बारे में वो जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।